दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रिपरेशन विद LSD पर। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बताने जा रहे हैं कि आखिरकार वोटों की गिनती कैसी होती है, क्या धांधली करना आसान है। तो आज की इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अक्सर लोगों के मन में ना जाने कितने सवाल चलते रहते हैं वोटों की गिनती को लेकर। तो महज कुछ घंटों का और इंतज़ार। कल यानी कि 4 जून की सुबह 8 बजे से EVM का पिटारा खुल जाएगा। उसमें दर्ज जनता के वोटों की गिनती से यह तय होगा कि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी या फिर नहीं। इससे पहले शनिवार को कांग्रेस नेता अजय माकन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उम्मीदवारों के एजेंट्स को ARO के टेबल पर पहली बार अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर यह सच है तो कथित EVM धांधली से भी बड़ा है। इसका खंडन करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, RO और ARO की टेबल पर उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंटों को जाने की अनुमति है। खैर दोस्तों, इन सभी बातों को छोड़कर हम बात करते हैं मुद्दे की। आपके मन में भी सवाल होगा कि कैसे होती है वोटों की गिनती, काउंटिंग हॉल में कौन कौन मौजूद होता है, एक साथ कितने EVM खुलते हैं, कोई गड़बड़ी होने पर कहाँ शिकायत करें, ना जाने ऐसे कितने सवाल आपके मन में हैं। लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके सवाल जितने भी सारे सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे और आप बाकी जनता से बिल्कुल अलग सोच वाले भी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कुछ प्रश्नों से समझेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि अक्सर यही प्रश्न आम जनता जनार्दन के मन में होते हैं। सबसे पहला सवाल है, वोटों की गिनती कहाँ होती है और कौन करवाता है? तो इसका जवाब है, लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कराने और वोटों की गिनती की जिम्मेदारी एक रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि RO की होती है। राज्य सरकार की सलाह पर इलेक्शन कमीशन हर लोकसभा क्षेत्र में एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है। यह एक सरकारी अधिकारी होता है। आमतौर पर लोकसभा चुनाव में जिला अधिकारी को ही RO बनाया जाता है। हर लोकसभा क्षेत्र के RO ही मतगणना के लिए सही जगह चुनते हैं। मतगणना की तारीख इलेक्शन कमीशन तय करता है। दूसरा सवाल है, मतगणना कब शुरू होती है और कितना समय लगता है? तो इसका जवाब है, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होती है। किसी विशेष परिस्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देश पर समय में बदलाव भी किया जा सकता है। सबसे पहले बैलेट पेपर और ETPBS यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए दिए गए वोटों की गिनती होती है। इस माध्यम से आमतौर पर सरकारी कर्मचारी वोट करते हैं। सर्विस वोटर में सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग होते हैं। इस प्रक्रिया में करीब आधे घंटे का समय लगता है। 8:30 बजे के बाद सभी टेबलों पर एक साथ EVM के वोटों की काउंटिंग शुरू होती है। मतगणना केंद्र पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि RO प्रत्येक राउंड की गिनती के बाद रिजल्ट बताते हैं और इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपडेट किया जाता है। मतों की गिनती का पहला रुझान सुबह 9 बजे से आना शुरू हो जाता है। चुनाव आयोग के मुताबिक EVM के वोटों के अंतिम 2 राउंड की गिनती तभी की जा सकती है जब निर्वाचन क्षेत्र के सभी डाक मतपत्र पहले ही गिने जा चुके हों। साफ है कि EVM पर वोटों की गिनती में लगने वाला समय वास्तव में इस बात पर भी निर्भर करता है कि मैनुअली डाक मतपत्रों की गिनती में कितना समय लगता है। तीसरा सवाल है, क्या मतगणना का कोई सरकारी प्रोटोकॉल भी होता है? तो इसका जवाब है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 128 और 129 के मुताबिक मतगणना से जुड़ी जानकारी को गुप्त रखना बहुत ज़रूरी है। मतगणना से पहले कौन से अधिकारी किस निर्वाचन क्षेत्र की और कितने नंबर की टेबल पर गिनती करेंगे, ये सारी जानकारी पहले नहीं बताई जाती है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच सभी अधिकारियों को मतगणना सेंटर पर पहुंचना होता है। इसके बाद जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मतगणना केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर रैंडम तरीके से सुपरवाइजर और कर्मचारी को हॉल नंबर और टेबल नंबर अलॉट करते हैं। किसी एक मतगणना हॉल में काउंटिंग के लिए 14 टेबल और एक टेबल रिटर्निंग अधिकारी के लिए लगी होती है। किसी हॉल में 15 से ज़्यादा टेबल लगाने के नियम नहीं है। हालांकि विशेष परिस्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर टेबल की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
जैसे कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के बाद इंदौर 2 में काउंटिंग के लिए 21 टेबल लगाई गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुआ है। इन राज्यों में वोटों की गिनती के लिए काउंटिंग रूम बाकी राज्यों से अलग हो सकता है। चुनावी राजनीति पर रिसर्च करने वाली संस्था PRS इंडिया के मुताबिक किसी निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होने पर एक काउंटिंग हॉल में 60 टेबल विधानसभा चुनाव की काउंटिंग और 60 टेबल लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के लिए लगाए जाते हैं। चौथा सवाल है, हर उम्मीदवार के लिए कितने एजेंट हॉल में मौजूद रह सकते हैं? इसका जवाब है, मतगणना के दौरान सभी टेबलों पर हर उम्मीदवार की ओर से एक एजेंट होता है। वहीं एक एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठता है। इस तरह एक हॉल में किसी भी उम्मीदवार की ओर से 15 से ज़्यादा एजेंटों को मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी जाती है। विशेष परिस्थिति में टेबल की संख्या बढ़ाए जाने पर एजेंटों की संख्या बढ़ सकती है। पांचवा सवाल है, क्या एक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक ही काउंटिंग सेंटर होता है? तो इसका जवाब है हाँ, एक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक ही काउंटिंग सेंटर होता है। संसदीय क्षेत्र के लिए मतगणना एक से ज़्यादा जगहों पर भी की जा सकती है। एक लोकसभा में कई विधानसभा क्षेत्र होते हैं, ऐसे में काउंटिंग हॉल में भीड़ भाड़ कम हो, इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा एक अन्य सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति होती है। चुनाव आयोग से परमिशन लेकर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा स्तर पर भी एक काउंटिंग हॉल बनाकर वोटों की गिनती करवा सकते हैं। आखिर में पूरे संसदीय क्षेत्र के सभी काउंटिंग सेंटर के वोटों को जोड़ दिया जाता है। छठवां सवाल है, मतगणना के दौरान उम्मीदवारों के एजेंटों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जवाब है, उम्मीदवार खुद अपनी एजेंट चुनता है और स्थानीय निर्वाचन अधिकारी से अप्रूव कराता है। निर्वाचन संचालन अधिनियम 1961 के प्रारूप 18 में इस तरह की नियुक्ति की बात कही गई है। मतगणना एजेंटों की लिस्ट नाम और फोटो सहित काउंटिंग की तारीख से 3 दिन पहले जारी की जाती है। सातवां सवाल है, मतगणना के दौरान हॉल के अंदर गड़बड़ी ना हो इसके लिए क्या नियम होते हैं? तो इसका जवाब है, किसी गड़बड़ी को रोकने के लिए कुछ सावधानियां बरती जाती हैं, जैसे कि काउंटिंग के समय रिटर्निंग अधिकारी चाहें तो किसी भी एजेंट की तलाशी ले सकते हैं। हर उम्मीदवार के एजेंट को एक तरह के बैज दिए जाते हैं ताकि उन्हें देखकर समझ आ जाए कि वो किस उम्मीदवार के एजेंट हैं। एक बार हॉल में आने वाले एजेंट को गिनती खत्म होने तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। रिटर्निंग अधिकारी हॉल से किसी भी व्यक्ति को निर्देश नहीं मानने पर बाहर कर सकते हैं। हॉल के पास ही पीने का पानी, टॉयलेट, भोजन आदि की व्यवस्था रहती है। मतगणना में तैनात कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी को भी हॉल में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होती है। हॉल में मौजूद पर्यवेक्षक अधिकारी हर राउंड की गिनती के बाद रैंडम किसी 2 टेबल को सेलेक्ट करके दोनों टेबल के वोटों का मिलान करता है। जब रिजल्ट का सही से मिलान हो जाता है तभी इसे डन कर वेबसाइट पर इसे अपडेट किया जाता है। आठवां सवाल है, मतगणना क्षेत्र के आसपास कुछ गड़बड़ दिखे तो क्या करें? इसका जवाब है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी के मुताबिक अगर मतगणना क्षेत्र के आसपास यानी कि 50 मीटर के अंदर की 4 परिस्थितियां दिखें तो रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मतगणना के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करे या फिर घुस जाए। मतगणना क्षेत्र के आसपास अगर किसी व्यक्ति की एक्टिविटी पर आपको शक हो, अगर किसी व्यक्ति के पास आपने कोई हथियार देखा है, रिजल्ट से खुश नहीं है और आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM में कोई गड़बड़ थी, दोस्तों आपको शिकायत तभी करनी है जब आपको ये पक्का यकीन हो जाए कि इस व्यक्ति में या फिर इसके पास कुछ संदिग्ध चीज़ें हैं, तभी आपको करनी है। बेवजह किसी को परेशान नहीं करना है। 9वां सवाल है, अगर रिटर्निंग ऑफिसर शिकायत पर एक्शन नहीं लेता है तो क्या करें? इसका सही जवाब है, मतगणना के दिन किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत वहां मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर से ही करें। वह शिकायत पर एक्शन नहीं लेते हैं तो जिला निर्वाचन अधिकारी के पास फ़ोन के जरिए, लिखित फैक्स या फिर ईमेल से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग से सीधे तौर पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के लिए दिल्ली स्थित इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में एक कंट्रोल रूम भी बना है।
10वां सवाल है, क्या इन बातों की शिकायत कुछ दिन बाद भी की जा सकती है? इसका जवाब है नहीं। इसकी शिकायत फ़ौरन करनी चाहिए। आपको जैसे ही गड़बड़ी की आशंका हो, ऑन द स्पॉट बताएं। देर करने का कोई मतलब नहीं। चुनाव आयोग ने इसके लिए 24 घंटे के अंदर का वक्त तय किया है, यानी कि 4 जून को लोकसभा चुनाव की काउंटिंग है। उस दिन सुबह 8 बजे से दूसरे दिन यानी कि 5 जून की सुबह 8 बजे तक की शिकायत कर सकते हैं। एक बार अगर रिजल्ट आ गया और नतीजों से आप खुश नहीं हैं, तो उस रिजल्ट को सिर्फ कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। 11वां सवाल है, मान लीजिए कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। काउंटिंग वाले दिन किसी काम से लखनऊ में था। मुझे अपने राज्य की मतगणना में कुछ गड़बड़ होने की बात पता चली। तब भी क्या मैं शिकायत कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको इसकी सूचना फ़ोन पर दी है, उसे सबसे पहले शिकायत ऑन द स्पॉट करनी चाहिए। वैसे तो आप देश दुनिया के किसी भी हिस्से से इसकी शिकायत कर सकते हैं, बस इसके लिए आपकी सिटीजनशिप भारत की होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। मतगणना में गड़बड़ी होने पर यहाँ करें शिकायत। तो मतगणना में अगर आपको गड़बड़ी लगती है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए जा चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला टोल फ्री नंबर है 1800-111-950। दूसरा टोल फ्री नंबर है 1950। उसके बाद देखते हैं 12वां सवाल, मतगणना केंद्र पर काउंटिंग में गड़बड़ी के दोषी पाए गए तो क्या होगा? इसका जवाब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 136 के तहत मतगणना केंद्र पर गड़बड़ी करने वाले कर्मचारी और नागरिक दोनों के लिए सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने वाले को 6 महीने से 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। 13वां सवाल है, वोटिंग मशीन के बदलने या उससे छेड़छाड़ की शिकायत मिलने पर क्या होता है? तो इसका जवाब है किसी केंद्र पर वोटिंग मशीन बदलने या उसमें छेड़छाड़ की शिकायत अगर मिलती है तो रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि RO तुरंत इसकी जांच करता है। अगर यह साबित हो जाता है कि वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की गई है तो उसे अलग रखा जाता है, उसमें रिकॉर्ड मतों की गिनती नहीं की जाती है। इसकी सूचना राज्य और केंद्र के चुनाव आयोग कार्यालय को दी जाती है। पूरी तरह से मतगणना को रोकना जरूरी नहीं है, सिर्फ जिस मशीन को लेकर शिकायत मिली है उसे ही अलग रखा जाता है। 14वां सवाल है, मतगणना के बाद EVM का क्या होता है? नतीजों की घोषणा होने, इसका सही जवाब है नतीजों की घोषणा होने और विजेता उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए जीत का सर्टिफिकेट देने के बाद EVM को यानी कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को फिर से स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। काउंटिंग के 45 दिनों बाद तक EVM को उसी स्टोर रूम में रखी रहती है, जिसके बाद उसे वहां से बड़ी स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार इन EVM में अगले 6 महीने तक डेटा को संभाल के रखा जाता है और इन्हें किसी अन्य चुनाव के लिए उपयोग में भी नहीं लाया जाता है। इसके बाद इनके डेटा को सुरक्षित तरीके से डंप करके EVM को आगे के चुनावों के लिए इस्तेमाल करने लायक बना दिया जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अब आपकी वोटिंग से जुड़े यानी कि जो मतगणना होती है, काउंटिंग होती है, वोटों की गिनती, उससे जुड़ी सभी डाउट ख़त्म हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल प्रिपरेशन विद LSD को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।